इस पूरे हफ्ते शेयर बाजार में सीएस यानी क्लोजिंग ऑक्शन सेशन सुर्खियों में रहा। शेयर बाजार के आखिर 15 मिनट में भारी उथल पुथल चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन एक निवेशक के तौर पर आपको इससे कोई लेना देना है क्या? इस पे हम आपको चर्चा करके बताएंगे। और एक और बात, इस पूरे हफ्ते बाजार में ना तो जोश भरने वाली कोई बड़ी खबर आई और ना ही बाजार को निराश करने वाली कोई बड़ी खबर आई। शायद यही वजह रहा कि इस पूरे हफ्ते बाजार एक दायरे में घूमता रहा। लेकिन आखिर कब तक बाजार ऐसे ही एक दायरे में घूमता रहेगा या फिर बाजार को किसी बड़े इवेंट से सहारा मिलने वाला है? बाजार कहीं उसका इंतजार तो नहीं कर रहा है? अगर हाँ, तो फिर ये क्या हो सकता है? एक बात और, जो समय समय पर कभी कभी किसी सेक्टर के लिए तो कभी किसी स्टॉक स्पेसिफिक के लिए चर्चा का विषय बनता रहा, वह है रिजल्ट, जिसमें आईटी सेक्टर, बैंकिंग, ऑटो सेक्टर भी शामिल है। इनमें से किस सेक्टर में आपको क्या करना है, ये भी हम चर्चा करेंगे। और एफआई के बिना तो चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि इस कारोबारी साल के शुरू के 3 महीने भारी बिकवाली के बाद पिछले महीने काफ़ी कम हुई बिकवाली और इस महीने अब तक थोड़ा पॉजिटिव में दिख रहे हैं। ये क्या इशारे कर रहे हैं? तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे आज आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ विशेष मेहमान जियोजित इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं, आनंद राठी वेल्थ के ज्वाइंट सीईओ फिरोज अजीज साहब हैं, रॉकस्टार कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अभिषेक अग्रवाल जी हैं और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय जी हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में फिरोज अजीज साहब आज आपसे करना चाहता हूं मैं। बाकी मुद्दे बातचीत करें जिनका मैंने जिक्र किया अभी शुरुआत में, लेकिन सब कोई सीएस की चर्चा कर रहा था, तो अब मुझे लगता है कि अब सेटल होता दिख रहा है, क्यों? यस, बिल्कुल लक्ष्मण जी, सेटल होता दिख रहा है। पहले दिन ऑफ कोर्स ऑक्शन में लोग पार्टिसिपेट, इतनी वॉल्यूम थी नहीं। ऑफ कोर्स 1200 करोड़ के शेयर ट्रेड हुए हैं एनएसई पे ऑक्शन मैकेनिज्म से, बट वो वॉल्यूम ऑफ कोर्स 3-4 दिन में थोड़ी सैंक्टिटी आई है। बट अच्छी बात ये है कि जैसे ईटीएफ वालों ने बहुत रेस किया था ये क्लोजिंग ऑक्शन सिस्टम। वीवॉप हमने अर्जों पहले लिया था, और इसका भी पेपर तो मेरे हिसाब से 3 साल पहले आया था, कैश का प्रिलिमिनरी पेपर, सो दैट गॉट इम्प्लीमेंटेड। तो क्या वो सेटल हुआ? द आंसर इज यस। इसके पीछे जो इंटेंट थी मार्केट की इंटीग्रिटी इन टर्म्स ऑफ क्लोजिंग प्राइस, काफी स्क्रीन पे अगर आप देखते हो तो काफी बार आपको स्पेशली फेब्रुअरी, मई, अगस्त और नवंबर, जहां एमएससीआई की रिव्यू होती है, लास्ट आधे घंटे में जो शेयर ट्रेड होते हैं उसमें काफी मैनिपुलेशन मैं कहूंगा दिखता था स्क्रीन पे। एक ही शेयर दूसरे ऊपर लेवल पे आप ज्यादा वॉल्यूम्स करते थे बिटवीन द टू डीलर्स। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न ईटीएफ के पास था, तो आई थिंक वो एड्रेस हुआ है। 3-4 और कंसर्न थे, वो भी एड्रेस हुए हैं। आई थिंक सेटल होगा। बट इंटेंट ऑफ द रेगुलेटर, आई हैव मेट डेरिवेटिव टीम ऑफ सेबी, बहुत शार्प है। हम इधर बैठ के हम हाँ। टिप्पणी करते हैं काफी बार, बट मैं मिला हूँ कैम्ब्रिज के आईआईटीज के डेरिवेटिव ट्रेडर से मिला हूँ। हमारे पास भी एक अच्छा बड़ा डेरिवेटिव डेस्क है, बट देयर शार्पनेस इज हम्म, जस्ट outstanding. Not to please them, but I हम्म, really hand on heart feel that they're very sharp and they see more data वेरी than we नाइस। think. गौरांग शाह साहब, जो इंटेंट था वो एस्टेब्लिश होता दिख रहा है अब। धन्यवाद लक्ष्मण जी। पहले तो मंच पर आमंत्रित करने के लिए आप सभी महानुभाव को सादर प्रणाम और शुभ संध्या हमारी तरफ से। देखिए, जब कभी भी कुछ नया आता है ना लक्ष्मण जी, तो हम्म, उसकी ढांचे में ढलने के लिए समय लगता है। और हम्म, सीएस को लेकर के इस हफ्ते जो हुआ, निफ्टी में एडजस्टमेंट हुई, पहले एक्सपायरी थी, बाद में कल एनएससी में एडजस्टमेंट हुई, वहां पर भी एक्सपायरी थी। और अब धीरे-धीरे करके मेरे ख्याल से ये चिंता अगर किसी को होनी चाहिए, जैसे अभी अजीज भाई भी बता रहे थे, कारोबारी है ना, इनको थोड़ा समझने में समय लगता है। और ज्यादातर प्रतिशत अगर आप मुझे पूछे तो ये सब कारोबार जो करते हैं फ्यूचर्स, ऑप्शन, पुट, कॉल में, इनका अनुभव बहुत बहुत कम होता है। और हम्म, काफी लोग सिर्फ मार्जिन मनी को देख करके आकर्षित हो जाते हैं। अंडरलाइन समझ उनको है नहीं कि प्लेटफॉर्म क्या चीज है। तो ये हफ्ता इम्प्लीमेंटेशन वाला था मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से। और ये इसलिए हुआ, मैं ये मानता हूं कि एक तो अनुशासन और पारदर्शिता, ये दोनों लाना बहुत जरूरी था। और ये सेबी इसलिए बैठी है कि नियमों में बदलाव करे, अनुशासन लाए, पारदर्शिता लाए, ताकि सभी को बराबर का प्लेटफॉर्म मिले हम्म, भाग लेने के। हम्म, ये बिल्कुल सेबी इसीलिए बैठी और इसीलिए कदम उठाया गया। और जैसा कि फिरोज अजीज साहब ने कहा कि ड्राफ्ट जारी किया गया था और
दुनिया के कई देशों में ये प्रावधान है, अब हमारे यहाँ लागू किया गया है। एक छोटे छोटे कमेंट अभिषेक जी और अनिल जी आपसे लूँ। अभिषेक अग्रवाल साहब, अगर मैं थोड़ा सा अलग हट के आपसे पूछूं कि ये आम निवेशक को इससे कोई लेना देना तो नहीं है ना? नहीं, मुझे लग रहा है लक्ष्मण जी ये एक शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर में आप देखिए तो हर तरह के पार्टिसिपेंट्स होते ही हैं। एंड एफएनओ एक डेफिनेटली एक लार्ज साइड ऑफ द मार्केट है। एक्सपायरी के टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रही थी ट्रेडर्स को प्राइस डिस्कवरी की, क्योंकि वॉल्यूम थोड़े अनइवन हो जाते थे, उसको फिक्स करने के लिए किया गया। मुझे लग रहा है ये बहुत ही हेल्दी स्टेप है, पॉजिटिव डायरेक्शनल स्टेप है। और उसके तहत क्योंकि ये माइक्रो स्ट्रक्चर जो मार्केट के अंदर में हमारे यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट हो रही है, यही रीजन से हमने ये वॉलेटिलिटी कुछ इन दिनों में देखी। पर जैसे कि सारे पैनलिस्ट का व्यू है, और बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली हर बार ही ऐसा ही होता है कि एक और हफ्ता आप देंगे और ये चीजें थोड़ी सेटल्ड हो जाएंगी, और फिर वापस हम जो मैक्रो लेवल पे जो चीजें समझ के इन्वेस्ट करते हैं वैसे हैं। तो मुझे लग रहा है कि एज अ इन्वेस्टर्स जो रिटेल इन्वेस्टर्स हो गए या अदरवाइज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, उन्हें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी एक पर्टिकुलर रीजन से हो रही है तो कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि मार्केट के लॉन्ग टर्म बेहतरमेंट के लिए ये किया जा रहा है। अनिल जी? ये देखिए, इसमें जो निवेशक हैं उनको बहुत इसमें लेना देना नहीं है, लेकिन जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो एक्सपायरी के दिन ट्रेड करते हैं, उनको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये CAS वाला, ये ऑलरेडी देखिए न्यूयॉर्क में और लंदन में बहुत सालों से है। हमारे यहाँ अब इंट्रोड्यूस किया गया है। उसका जो कारण है उसका है कि बेटर प्राइस डिस्कवरी, जो डिमांड और सप्लाई की जो मैचिंग है वो एकदम सही तरीके से की जाए, इसके बजाय कि हम केवल एक वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर उसको क्लोज करें। तो ये इंटेंट बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी जो लक्ष्मण जी हम देख रहे हैं, ये ट्रांजिशन फेज है। और जो हमने भी देखा कि लास्ट के 5 क्या लगभग 1 मिनट के अंदर 200 पॉइंट की कैंडल पहले दिन बनी थी, फिर उसके बाद 150 पॉइंट, और अभी जो थर्ड डे देखा तो उसमें ना के बराबर अब वेरिएशन था। तो ये सारी चीजें जो हैं अभी फिलहाल सजेस्ट ये करती हैं कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, स्पेशली जो ऑप्शन में बाय या सेल करने वाले, तो सेलर्स को तो बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसमें उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और ऑप्शन बायर्स ज़रूर इसमें मौके तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि हर दिन क्लोजिंग के टाइम जो है कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जो है वो दूर की कुछ कॉल उठा ले जाए और शायद हमें वो लास्ट जो एडजस्टमेंट या होता है उसका कुछ फायदा मिल जाए। लेकिन अभी पिछले 1-2 सेशन से चीज़ें अब धीरे धीरे नॉर्मलाइज होती चली जा रही हैं। चला जैसे समय बीतेगा नॉर्मलाइज होती जाएंगी। एक सवाल और मैं पूछ लूँ फिरोज अजीज साहब आपसे, फिर मैं चलूंगा दूसरे मुद्दे पे, कि आपको लगता है कि जब ये चीज़ें थोड़ी सेटल डाउन हो जाएंगी तो इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी सेबी को, कि नहीं ये अभी मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी है? मेरे हिसाब से इम्प्रूव करने की जरूरत पड़ सकती है। पे? ये जो सॉरी लक्ष्मण जी, इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत पड़ जरूर सकती है। बट एक दो चीजें, ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट हो रही है, ऑफ कोर्स बहुत रिसर्च किया होगा बिफोर इम्प्लीमेंटिंग दिस। पहला पेपर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ऑफ 2024 में आया था। फिर पब्लिक ने हमने भी जो भी टिप्पणी देनी थी एज एन इंडस्ट्री दी थी। ऑफ कोर्स बहुत सारी कंट्रीज में है। अब देखिए क्या होता था कि जब अगर डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट सेम टाइम पे क्लोज होता है, और VWAP का जो मेथड है, वेटेड एवरेज प्राइस जो होता है ना, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, VWAP का जो मेथड है, उसमें काफी बार आपके लोग एल्गोरिदम्स या FIIs या कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन विद डीप पॉकेट्स कैश मार्केट में इंटेंशनली पैसे का नुकसान करता था, इंटेंशनली। फिर मैं न्यूज़पेपर में अगले दिन पढ़ता था कि लोग कहते हैं कि फैट फिंगर हो गई, डीलर की मिस्टेक से नुकसान हुआ। वो डीलर की मिस्टेक से नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने सुबह से लेकर दोपहर तक इतने ऑप्शन पोजीशंस बिल्ड किए थे 2-3 रुपए के, ताकि इधर नुकसान करने पे वहां 5 गुना ज्यादा फायदा। ऐसे ही तो 1-2 कंपनीज, ऑफ कोर्स आई विल नॉट नेम देम, वो हजारों 10 हजार करोड़ कैसे बने थे। कैश मार्केट में लॉस था 1 बिलियन का, 5-6 बिलियन का डेरिवेटिव मार्केट में गेन था। अगर आप इंटेंशनली कैश मार्केट में समझो 40 करोड़ का नुकसान कर रहे हैं और आपने पोजीशन सुबह 1-2 रुपए की ऑप्शंस की एक्सपायरी पे बिल्ड की है, उन ऑप्शंस को 30 रुपए पे एक्सपायर करना, अगर इफ यू आर रेडी टू लूज 40-50 करोड़, इज नॉट सो डिफिकल्ट इन VWAP। तो क्यों मैं ये कह रहा हूं, आपका प्रश्न है कि क्या इसमें और बदलाव की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एल्गोरिदम्स और मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी नए सिस्टम को भी सीख के उसमें पैसे कैसे बनाते हैं, उस पे वो निकाल आपको लेंगे। 6-8 महीने में डेटा मिलेगा। So regulator will again try to curb something, is my judgment.
तो ये जब तरीके ढूंढेंगे तो फिर रेगुलेटर देखेगा कि उनको कैसे वो चेक लगाया जाए, ये एक रहेगा। तो समय समय पे हम लोग इस पर चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिलचस्प चीज़ है, नई चीज़ है, तो हर किसी के अंदर एक जिज्ञासा होती है। अब एक दूसरे मुद्दे पे चलें। फिरोज अजीज साहब, आप ही बता दीजिए, शुरू करूँ कि इस पूरे हफ्ते बाजार में आपने देखा होगा कि बहुत एक दायरे में बाजार रहा। इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई बड़ी खबर नहीं आई बाजार को ऊपर या नीचे करने वाली, इस वजह से ऐसा रहा, या फिर बाजार अब यहां से स्टेबल होकर आगे बढ़ना चाहता है? लक्ष्मण जी, ये तो फिर भी हमने वो एक लेवल ब्रेक किया। आप देखिए अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये तीन चारों एक्सपायरी पहली बार ऐसे, मतलब मुझे याद नहीं है, ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है 15-20 साल में, 4 एक्सपायरी एग्जैक्टली सेम लेवल पे बुलंद हुई है, 24,000 प्लस और माइनस 100 पॉइंट्स। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्टैटिक मार्केट। और इसमें क्या हो रहा था कि आप देख रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई 90% शॉर्ट है, और अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो शॉर्ट करने वाले को रोल ओवर कॉस्ट उसको मिलता है, और हर महीने वो 200-150 रुपए निफ्टी के कमा रहा था। तो अब शॉर्ट पोजीशंस को पिनलाइजिंग थी नहीं, क्योंकि अगर 4 एक्सपायरी में 600 रुपए तो आपने यूं ही शॉर्ट करके फॉरवर्ड प्रीमियम कमा लिया था। तो ये पहली एक्सपायरी होगी होपफुली अगस्त की, जहां आप 24,000 से 3-4% इधर उधर हो सकते हैं। लास्ट 110 डेज हैव बीन स्टैटिक, बट आप देख रहे हैं कि अगस्त में स्टैटिक रहना मुश्किल होगा, क्योंकि अगस्त में, मिड अगस्त में एमएससीआई की रिव्यू है। रिव्यू क्या है? एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का जो इंडेक्स है, जिसमें 1.8 ट्रिलियन मार्केट मतलब फॉलो करता है, उसकी रिव्यू है, उसमें रीजिग होगा। कोरिया, ताइवान और चाइना से वेटेज थोड़ा कम होके इंडिया को बेनिफिट मिल सकता है, इसीलिए जुलाई फर्स्ट को ही मैंने कह दिया था, जुलाई विल हैव एन लार्ज प्रोबेबिलिटी एफआईआई परचेज होगा। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि मार्केट की रेंज शायद अगस्त एक्सपायरी में ब्रेक कर जाए फ्रॉम 24,000, जहां पिवट हो चुकी थी 4 महीने से। सो मार्केट्स विल नॉट रिमेन रेंज बाउंड फॉर अगस्त, दैट्स माय अनुमान। तो अगस्त का महीना काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गौरांग शाह साहब। तो देखिए लक्ष्मण जी, पहले तो एफआईएस की जो आप बात कर रहे थे ना, कितना बेचेंगे? उनके पास जितना है उतना बेचेंगे, और जितनी सीमा है उतना तक बेच सकते हैं। मुझे सही कह नहीं रहे, लग कितना रहा है। बेचेंगे वो? हाँ, वही बता अभी हर कोई हर कोई ये सवाल पूछता है कि एफआई क्यों बेच रहा है, कितना बेच रहा है। मैंने बहुत कम लोगों को सुना है लक्ष्मण जी कि स्थानीय संस्थागत निवेशक कितना खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। आप एक नजरिए से देखें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्याला आधा देखते हैं या प्याला आधा भरा हुआ देखते हैं। और वास्तविकता ये भी है लक्ष्मण जी कि एफआई की तरफ से जो बिकवाली शुरू हुई, मेरे ख्याल से अक्टूबर 2024 से शुरू हुई बिकवाली, दिसंबर तक चली 2024। पिछले साल भी निरंतर बिकवाली करी। इस साल से शुरुआत करी, मेरे ख्याल से थोड़े हफ्तों पहले भी उनकी भारी बिकवाली हुई है। और मैं ये पूछता हूं कि क्या इस बिकवाली के पश्चात हम निफ्टी या सेंसेक्स जो सूचकांक की हम बात करते हैं, क्या हम 52 हफ्ते के निचले स्तर पर है या 52 हफ्ते के ऊपर के स्तर के करीब है? तो आपको फिर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और एक अच्छी बात ये हुई है लक्ष्मण जी के बिकवाली हुई है, लेकिन जो आम निवेशक है पिछले 3 या 4 सालों में, वो निवेशक बहुत समझदार बन गया है, और उसके पास जोखिम झेलने की क्षमता भी थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ आ गई है। तो ठीक है, बेच रहे हैं, कभी आएंगे, अरे भाई उनको जब आना होगा तब आएंगे, उनकी सूझबूझ समझ, उनकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से वो आएंगे। और ये भी वास्तविकता है कि जब कभी भी वो लौट के आएंगे, जिस रूप में आएंगे और जिस मात्रा में आएंगे, फिर एक प्रश्न ये पूछेगा कि विल लॉट ऑफ लिक्विडिटी चेस अ फ्यू स्टॉक्स? मूल्यांकन को लेकर के फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, बिकवाली कर रहे हैं, कितना बेचेंगे? जितना है उतना बेचेंगे, और एक सीमा तक बेच सकते हो, उससे ज्यादा तो बेच नहीं सकते। तो फिर भी वो मुझे लग रहा है कि जो क्षमता हमारे यहाँ पर है स्थानीय संस्थागत निवेशकों की और आम निवेशकों की, वो मेरे ख्याल से एक अलग स्तर पर जाएगा। और एक बात छोटी सी और रख देता हूँ, हमारी पूरी जनसंख्या की जो मात्रा है, उसमें से एक बहुत ही छोटा सा प्रतिशत हिस्सा शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। धीरे धीरे करके पिछले 3 सालों में ये बढ़ता हुआ नजर आया है। आने वाले 3 या 5 सालों में ये आंकड़ा अगर थोड़ा बहुत और बढ़ जाता है, तो मेरे ख्याल से हमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें विदेशी संस्थागत निवेशकों की जरूरत नहीं है, लेकिन कम महत्व हो जाएगा फिर उनका, ऐसा मेरा मानना है।
आत्मनिर्भर भारत शेयर बाजार में भी देखने को मिलेगा। मैं अभिषेक जी के पास जाऊं, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछूं। जो फिरोज अजीज साहब ने कहा कि ये जो महीना है, जो अगस्त का महीना है, वो नेक्स्ट लेवल पे मार्केट को ले जाने के लिए तैयारी दिख रहा है। इसके पीछे उन्होंने एक लॉजिक भी दिया, एफआईज के बिकवाली में कमी या फिर उनके आने की शुरुआत, और अलग लॉजिक दिए। आप इनसे कितना सहमत है कि वाकई अब अगस्त का महीना, अब बाजार में जो ठहराव देखने को मिला पिछले एक हफ्ते में, वो नहीं रहेगा? देखिए, मैं तो फिरोज भाई की बात से 100% सहमत हूँ और मैं उनकी बात को और मेरी बात को और थोड़ा आगे बढ़ाऊँगा, उनकी अनुमति है तो। शायद हम तैयारी कर रहे हैं एक नया सर्वोच्च स्तर बनाने के लिए दिसंबर 2026 के पहले। हम्म। एक नया स्तर बनाने की तैयारी कर अभिषेक अग्रवाल साहब, नया स्तर किधर से बनेगा? तो पहली बात है कि सहमति मेरी भी इस पॉइंट पे रहेगी, और इसको थोड़ा अगर मैं नंबर के थ्रू एक्सप्लेन करूं, रादर देन कि हम इसे आर्बिट्री कॉन्फिडेंस समझ के करें, तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं कि मुझे क्या लग रहा है। हम्म। $2 बिलियन की एफआई की बाइंग इस महीने हुई है। पूरे साल, जो एक साल से एफआई की नेट सेलिंग $25 बिलियन की है। अब जो रीजन से ये बाइंग आई है वो तो फिरोज ने अपने हिसाब से बता दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडाइसिस में क्या हो रहा है। जो निफ्टी की ऑल टाइम हाई है, वहां से हम 10% दूर है। बट आप स्मॉल कैप 100 अगर आप इंडेक्स देखें और मिड कैप इंडेक्स देखें, तो वो अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड है। मतलब उन्होंने अपना ऑल टाइम हाई ऑलरेडी बना लिया है। तो जो 10% का जो ये गैप बना हुआ है निफ्टी में, जिसको अंडर परफॉर्मेंस हम कह रहे हैं वीजा वीज टू द अदर सेक्टर्स या अदर इंडाइसेस, वो इसीलिए ही है क्योंकि ये जो इतनी सीवियर सेलिंग एफआई की रही कंसिस्टेंटली मंथ बाय मंथ, प्लस जो आईटी सेक्टर पिटा, ये दो रीजन है जिसके वजह से हमारा जो मेन इंडेक्स निफ्टी 50 है वो सप्रेस हो गया। वो गिरा। नाउ अब यहां से चेंज क्या हो रहा है? पहली बात, ये बिल्कुल मैटर करता है कि जब भी कोई एमएसआई लेवल पे कभी भी कोई एडजस्टमेंट आता है, तो एफआईज की वहां पे फ्लो बदल जाती है, भले ही शॉर्ट टर्म हो। ये तो हम नहीं कह सकते कि क्या अगले 12 महीने तक एफआईज बायर रहेंगे, मुश्किल है कहना। बट जब एफआईज लौट के आ रहे हैं, जो कि अभी डेट पॉजिटिव फिगर के हिसाब से बात करें, तो उनका रुझान मेन इंडाइस लार्ज सेक्टर्स में रहेगा। इसलिए निफ्टी 50 के अंदर में बाइंग उनकी यहाँ पे ज्यादा रहेगी देन द मिड एंड स्मॉल, क्योंकि मिड एंड स्मॉल के इंडाइसेस को ज्यादा चलने के रीजन डीआईआईस थे। और ये एक हमें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्योंकि एक टेक्निकल गैप दिख रहा है और लार्जली कंपनीज को खराब नहीं करे। अगर हम रिजल्ट्स को भी चर्चा में लें, तो रिजल्ट एक्चुअली काफी अच्छे आ रहे हैं कई कई जगहों पे, और सेक्टर रोटेशन भी हमें अच्छे से देखने को मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक डेफिनेटली एक ट्रिगर है, जहां शॉर्ट टर्म में तो एटलीस्ट ये हम कह सकते हैं कि निफ्टी अपना नेक्स्ट ऑल टाइम हाई, जो हम प्रॉब्ली प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस महीने या मे बी मैक्सिमम अगले महीने तक, शायद बना सके। और मुझे भी ये इस डेटा के फैक्ट पे लगता है। अनिल जी, ये डेटा के फैक्ट पे अभिषेक जी बता रहे हैं कि निफ्टी एक नया ऑल टाइम हाई बताएगा। इस डेटा में आप कुछ ऐड करेंगे क्या? क्योंकि डेटा के बाद हम थोड़े फंडामेंटल पे भी बात करेंगे, कौन सा ऐसा फंडामेंटल है जो हमें ये भरोसा दे रहा है आगे चल करके। जी लक्ष्मण जी, जरूर करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं निफ्टी का वीकली चार्ट देख रहा था और अप्रैल 2025 के बाद 15 हफ्तों के बाद जो है निफ्टी एक रेंज के ऊपर निकलती हुई दिखाई दी है इस वीक में, जो कि 24,500 के ऊपर उसने क्लोज दिया है। और ये जो है, ये एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि साफ साफ बताता है कि जैसा कि अजीज जी बता रहे थे कि मार्केट में ख़रीदारी चल रही है और ये आने वाले समय की ख़रीदारी अभी से शुरू हो चुकी है। रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं और जितना ख़राब हमने सोचा था उससे अच्छे बेटर परफॉर्मेंस दिख रहे हैं। प्लस वैल्यूएशन बड़ा कंफर्टेबल हो गया है, तो ख़रीदारी जो है वो अलग अलग काउंटर्स पे और सेक्टर वाइज स्पेसिफिक तो बहुत ही बढ़िया ख़रीदारी देखने को मिल रही है। और निफ्टी में भी अगर देखें तो निफ्टी तो साफ साफ कह रहा है कि अब इसने एक अपनी जो बॉक्स रेंज थी वो तोड़ दी है। 24,500 के ऊपर ये निकल चुका है और आने वाले मिड अगस्त के बाद से मैं देख रहा हूँ सितंबर तक हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में ये 25,200 से लेकर के और 25,600 एक जो एरिया है, इसको ये 1 से 1.5 महीने में आराम से पार कर जाना चाहिए। आराम से पार कर जाना चाहिए, बिल्कुल चार्ट के सहारे आपने बताया और अभिषेक जी ने आंकड़ों के सहारे। हाँ, करना चाहूंगा यहाँ पे लक्ष्मण जी की जो बात हो रही थी एफआईआईज की और डीआईआईज की, तो अब एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो गया है। रीजन क्या है कि हम बार बार एफआईआईज की बात इसलिए करते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली होता था कि एफआईआई के सेलिंग का मतलब इंडियन मार्केट का क्रैश हो जाना,
लेकिन बातें अब जो चीज़ें बदल चुकी हैं, अब जो हमारी डीआईआईज की ओनरशिप है हमारे इंडियन मार्केट में, वो लगभग मैं डेटा देख रहा था 21% के आसपास की हो गई है, और एफआईआईज की जो ओनरशिप है वो करीब 17%, 16 पॉइंट समथिंग परसेंट, 7% के आसपास है। तो ये जो आंकड़ा है वो सीधा सीधा ये कहता है कि अब हमारे मार्केट को एफआईआईज गवर्न नहीं करेंगे। हाँ, वो डायरेक्शन दे सकते हैं, मोमेंटम दे सकते हैं, लेकिन गवर्न नहीं करेंगे। वो हमारे यहाँ करेक्शन में एक डेप्थ जो होती है ना, उसको प्रोटेक्शन में एक पुल बैक ला सकते हैं, लेकिन वो हमें क्रैश नहीं दे सकते उनकी सेलिंग से। इंपॉर्टेंट पॉइंट का इंटरेस्टिंग कि गवर्न नहीं करेंगे, भले एक दिशा यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं। आत्मनिर्भर की ना, उसके लक्षण अभी से दिखाई देने शुरू हो गए। चलिए हम लोग इसको आगे भी देखेंगे। फिरोज अजीज साहब, हमारे अभी के जो पैनलिस्ट ने बताया वो कई सारे आंकड़े रखे, अनिल जी ने चार्ट रखा। मैं थोड़ा सा अलग पूछना चाहता हूँ कि फंडामेंटल ऐसा क्या बदल गया है? लक्ष्मण जी, फंडामेंटल पे जाने से पहले एक दो चीजों पे, जैसे गौरांग सर ने बोला, थोड़ा ऐड किया। मैं गौरांग सर के पॉइंट पे थोड़ा डेटा देना चाहूंगा, और विच विल हाँ बिल्कुल। सॉलिडिफाई हिज आर्ग्यूमेंट। देखिए, एक चीज तो हम सुनते हैं कि रोज रोज एफडीआई खरीद रहा है और एफआईआई बेच रहा था। जून तक तो ये हो रहा था। तो भाई हम कैलकुलेट करके देखते हैं यार, इनके पास पैसा है कितना, रोज 2-3 हजार करोड़ डाल देते हैं तो फिर भी पैसा आता है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि टोटल कैश पोजीशन कितनी है। ऑफ कोर्स आईएमएफ का डेटा अभी आया नहीं है। मेरा ये अनुमान है कि टोटल 920-30 फंड्स हैं, ईटीएफ्स, इक्विटी में, पैसिव, एक्टिव, सब मिला मिलू के। उसमें 1,93,000 का आज भी कैश है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ 1,82,209 करोड़ का कैश था। उनको पैसे मिले हैं 31,500 करोड़ अप्रोक्सीमेटली। एम्फी के नंबर्स मंडे को आएंगे, या प्लस और माइनस 1,000 करोड़ की गैप हो सकती है, बट दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। 31,540 करोड़ आया और उन्होंने लगाया 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ लगाने के बाद भी उनकी कैश पाइल में 10,800 करोड़ का इजाफा हुआ है। वरना क्या होता है कि एफआईआई बेच रहा है, डीआईआई खरीद रहा है, तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कब तक खरीदेगा। अब इनके पास कैश खत्म हो जाए, फिर रिडेम्पशन आएगी तो वो भी बेच सकता है। खरीदने वाला अगर बिकवाली करने लग जाए, फिर मार्केट को सपोर्ट करेगा कौन? तो द गुड न्यूज इज 1,93,800 crores is my expectation of 31st July cash pile in spite of putting 20,000 crores. That's one. सेकेंड, एम्फी के जो नंबर्स आने वाले हैं मंडे को, इसमें मैं एक रिकॉर्ड कर देता हूं। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि स्मॉल कैप कैटेगरी में 6,573 करोड़ की इनफ्लो आई है, प्लस और माइनस 300-400 करोड़ इट कुड बी। ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स इक्विटी कैटेगरी के 8,600 है। ईएलएसएस में 500 करोड़ का नेगेटिव आएगा, वैल्यू कॉन्ट्रा में 300 करोड़ का नेगेटिव आएगा, डिविडेंड डील में नेगेटिव आएगा, लार्ज कैप फंड्स में नेगेटिव आएगा। इस बार मंडे को वैलिडेट होगा ये नंबर, करीबन 500 करोड़ नेगेटिव है, तो मतलब ना के बराबर पैसा आएगा। सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू गेट टू इज ब्रॉडर मार्केट, जैसे गौरांग सर ने कहा, ब्रॉडर मार्केट डोमेस्टिक की वजह से चलेगी। वो चलेगी क्योंकि मिड कैप में 5,500 करोड़ आने वाला है, मंडे का नंबर आप देख लीजिएगा, और 6,500 स्मॉल कैप का आने वाला है। सो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन, और इसलिए मैंने कहा आपके इसमें डाल। फिर लास्ट में और एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया दूसरे एक पैनलिस्ट साहब ने कि मार्केट एफआईआई हमारे पे निर्भर नहीं कर रही है। हम एफआईआई पे निर्भर नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? एनएससी 500 जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, अप्रोक्सीमेटली 1,86,000 करोड़ का फ्री फ्लोट है। मतलब 1,86 लाख करोड़ का फ्री फ्लोट है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का ईयूएम है 44 लाख करोड़। ये कितना हो गया? 23.88%। अगर एनएससी 500 का म्यूचुअल फंड वाले खरीदना चाहें तो 1/4 वो खरीद सकते हैं। 2007 में सिर्फ 6% खरीद सकते थे। If mutual funds decided to put all their money to buy NSE 500 free float, they could only buy 6.43%. Today they can buy 24%. My projection is equity mutual fund as a percentage of NSE 500 free float will reach 33, which is the US number, by 2031. तो अगर हमारे पास 1/4 पैसा हो फ्री फ्लोट अब्सॉर्ब करने का, तो एफआईआई पे निर्भरता कम होगी। खाली 6% हो, जो 2007-8 में सिर्फ 6% हम खरीद पाते अपनी कंपनियों का, तो बाकी 93 किसी और ने खरीदना था, रिटेल ने खरीदना था। तो तब 50,000 करोड़ भी सेल किया था 2008 में, तो सेंसेक्स 50% गिर गया। That's why the reliance of FII money has reduced, because we can own 1/4 of NSE 500 free float today.
तो जो अनिल जी बता रहे थे कि क्यों एफआईज पे हम लोग की निर्भरता कम हो गई है, वो क्रैश जैसी हालत में नहीं रहते हैं, डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं। बखूबी आपने डेटा के जरिए बताया। इस पे कुछ गौरांग शाह साहब कुछ ऐड करेंगे आप? तो मेरा ये मानना है, देखिए पहले तो लिक्विडिटी जो आ रही है लक्ष्मण जी, वो कुछ चुनिंदा क्षेत्र या कंपनियों के पीछे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि फिर वो मूल्यांकन को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है कि सेकेंडरी मार्केट में मजबूत बना रहे, और प्राइमरी मार्केट के द्वारा जिस प्रकार से पिछले साल और 2024 में हमने आईपीओ की भरमार देखी थी, नया पेपर आए, अच्छे मूल्यांकन पर आए और सक्षम कंपनियों के आए, ताकि ये लिक्विडिटी जो है, नकदी जो है, वो एब्ज़ॉर्ब भी हो सके। लोग ये भी विचारधारा कर रहे थे कि प्राइमरी मार्केट अगर भरमार आ जाएगी, बहुत सारे आईपीओ की, आकर्षित आईपीओ की, मूल्यांकन को लेकर के, काम को लेकर के, कंपनी के प्रोडक्शन वगैरह वगैरह जो भी है, तो सेकेंडरी मार्केट से लिक्विडिटी निकल जाएगी। और आज भी कई लोग मुझे यही पूछते हैं कि फलाना आईपीओ आ रहा है, तो क्या सेकेंडरी मार्केट में? अरे भैया, हमारे यहाँ पर नकदी लिक्विडिटी इतनी है कि आपको किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ज़रूरी ये भी है कि जब कभी भी वो लिक्विडिटी आए हमारे यहाँ पर विदेशी संस्थागत निवेशकों की, तो वो अब्ज़ॉर्ब भी होनी चाहिए। वैल्यूएशन का फिर प्रश्न नहीं होना चाहिए कि टू मच ऑफ लिक्विडिटी चेजिंग फ्यू स्टॉक्स। एक चीज़ और मैं पूछ लूँ, चूंकि आप लोग एफआईज की बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, तो मैं यहीं पे मैं हमेशा ये जानना चाहता हूँ कि एफआईज जिस सेक्टर से निकल के गए, क्या उसी सेक्टर में वापस आ रहे हैं या फिर उन्होंने अपनी प्रायोरिटी के चेंज किया? अभिषेक अग्रवाल साहब। जी, ये थोड़ा या फिर अर्ली हो आएंगे? जाएगा प्रेडिक्ट करना। मुझे लग रहा है थोड़ा प्रेडिक्ट हो जाएगा ये अर्ली करना, बिकॉज़ अभी फिलहाल तो कहीं जाके तो उन्होंने रिवर्सल किया, वरना अभी तक तो बेच ही रहे थे। तो अब जब वापस आएँगे तो क्या? रिवर्सल करेंगे? नहीं, अगर रिवर्सल करेंगे तो क्या जिन सेक्टर से निकल के जा रहे थे उसमें आएंगे, या फिर सिर्फ लार्ज कैप में आएंगे, या फिर जो मिड कैप में, जो आपने बताया पिछले सवाल के जवाब में कि जो डीआईज वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो क्या वो भी मिड कैप में आएंगे? क्या थोड़ा सा उन लोगों का मूड को देख के क्या लगता है आपको? देखिए, मेरी बेट ज़्यादातर इस असम्पशन पे रहेगी कि उनका जो रुझान लार्ज कैप पे ज़्यादा आएगा, और ये आईटी में एविडेंटली दिख आएगा? रहा है। मैं ब्रॉडर निफ्टी 50 के लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ। आईटी सेक्टर में ये कहना कि क्या वो वापस आएँगे, मुश्किल है कहना। अनलाइकली है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। देखिए, मार्केट के अंदर में वो जो गए उसका रीज़न है। अब अगर वापस लौट के आएँगे उसके भी रीज़न हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी अब बात रीजन आती होगा। है कि कौन सा सेक्टर अभी अगर आप देखें रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शंस, तो बैंकिंग के अंदर में आप देखेंगे जो प्राइवेट बैंक से रिजल्ट्स आए, वो बहुत ही बेहतरीन आए। मतलब पैट में जिस तरह का ग्रोथ है, इवन आपके रेवेन्यू में, एनआईएस में जो ग्रोथ है, वो काफ़ी सब्सटैंशियल है। इसका मतलब ये भी है कि अगर आपने जैसे कहा कि भई क्या हमारे यहाँ बदल गया जिसकी वजह से लगता भी है कि मार्केट नया ऑल टाइम हाई करेगा, वो ये है कि फाइनेंशियल के जो वेट्स हैं निफ्टी 50 में, वो हाईएस्ट है। तो अब अगर एफआईज को ये रिजल्ट्स अगर आ रहे हैं समझ में और उन्होंने वहां अपनी एलोकेशन मूव की, तो फिर ब्रॉडर इंडेक्स भी उसी तरह से आगे मूव करेगा। तो ये दो चीज को अपने एक अगर हम कहें तो अज्यूम कर सकते हैं एक लॉजिकल वे में देखने के हिसाब से कि क्यों पैसा यहाँ पे आएगा, और अगर आता है तो किस तरह से निफ्टी आगे जाएगी। तो पहले तो मुझे एक ये लगता है पार्ट। दूसरा, मुझे ऐसा फील आता है कि अगर हम इंडिया की फिलहाल इन्फ्लेशन की सिनेरियो को देखें तो 4.5% के आसपास का सीपीआई चल रहा है, एंड आरबीआई की रेंज 2 से 6% है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल एटलीस्ट अगले एक क्वार्टर तो लग नहीं रहा है कि कोई रेट हाइक की कोई भी फियर हमें दूर दूर तक दिख रही है। तो ये भी एक स्टेबिलिटी हमारे लिए दर्शाता है। एंड बट ऑब्वियस है कि अब जाके कहीं अगर हम देखें क्रूड ऑयल अगर ये बस अब टिक जाए $80 के आसपास कम से कम अब कुछ समय के लिए, और रुपया जो है संभल जाए, तो फिर ये क्लासिक रिवर्सल केस हमारे लिए बन जाएगा, जहां फिर एफआई के लिए एक स्टेबल मार्केट है वापस पैसे लगाने के लिए। एक और चीज ध्यान रखें कि ग्लोबली अगर हम किसी और मार्केट के साथ अपने आप को कंपेयर करें, तो एक्चुअली इंडिया का मार्केट कंपेयर टू द ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप किसी भी बाकी बड़े मार्केट के ग्लोबल मार्केट्स को देखें, वहां का जो इंडाइस की जो रिटर्न है एक साल में और हमारे जो रिटर्न है, वहां पे ही आपको गैप दिख जाएगा। सो मुझे लग रहा है कि जो कैचअप होने की भी जो सिनेरियो बन रही है, वो इस तरह से हो सकता है, होता हुआ जो दिख रहा है, एंड दैट्स व्हाट आवर बेस्ट बेट वुड बी। तो इसमें क्या आपने ग्लोबल मार्केट से इंडिया के मार्केट के वैल्यू को भी कंपेयर किया है क्या?
अगर हम कुछ तरह से डेटा को देखें तो आप देखिए एक बार अमेरिकन मार्केट्स को, और वहां पे जो रिटर्न उनके इंडाइसेस ने पॉजिटिवली बनाए हैं, और हम हमारे मार्केट को देखें तो लास्ट 1.5 साल से तो हम, जैसे मैंने पिछले शो में भी कहा था कि लास्ट 1.5 साल से 22,000 से 26,000 की रेंज में हमारे मार्केट जो है वो मोटा मोटा यहाँ पे स्थिर है। अब आप अगर लेकिन बाहर में जाए इंडिया हम के लोग बाहर, कहते थे पहले कि हमारा मार्केट बड़ा ही महंगा है, इस वजह से कोई आना नहीं चाहता है, तो दुनिया को उन मार्केट के मुकाबले अब सस्ता हो गया है क्या? कभी महंगाई है? मुझे लग रहा है महंगाई से ज्यादा करेंसी की वॉलेटिलिटी और क्रूड की डिपेंडेंसी ज्यादा चिंताजनक थी। तो वो जो इंस्टेबिलिटी का पीरियड इंडिया ने वॉर की वजह से देखा, आई थिंक अब हम शायद उसे ये एक बार के लिए पीछे रख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है, बढ़ सकता है। हमारी जो रिजिलियंस थी, इंडियन कॉर्पोरेट्स की जो रिजिलियंस थी, वो अब हमें नंबर्स में दिख रही है। बिकॉज अब ये जो वॉलेटिलिटी हुई, ये तो हमें सबको दिख गई है, बट अब जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आ रहे हैं क्वार्टर के, अगर हम उसमें जाके कंपनियों का चयन करें तो बिल्कुल वहां दिख रहा है कि आउटलायर्स हमें दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे फिर अगर आज आउटलायर है, हमें एक नंबर चाहिए, वो मिल गए, तो फिर बटी ऑब्वियस है कि पैसे भी फिर उसी तरह के सेक्टरों में, उसी तरह की कंपनियों में जाएंगे, क्योंकि वहां पे वैलिडेशन है। अब आप वहां से तो लॉन्ग टर्म में बेटर ही होगा, क्योंकि अब यहाँ से सिनेरियो का क्रूड ऑयल में बदलता है, करेंसी हमारी स्ट्रांग होती है, तो फिर ये तो हमारे मैक्रो लेवल के थे। तो मैक्रो लेवल के सिनेरियो में स्टेबिलिटी आना या अब पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करना, और रेट्स जो अपने यहाँ पे है, इंटरेस्ट रेट की स्टेबिलिटी भी होनी, क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा, देखिए एल नीनो का कंसर्न पिछले 2 शोज से हम डिस्कस कर रहे हैं, अब एल नीनो का इफेक्ट भी मोटा मोटा हम बैठे हैं अगस्त में, उसके बावजूद इन्फ्लेशन जो है वो हमारा स्टेबलाइज है अभी भी एक रेंज में। सो मुझे लग रहा है कि ये सारे एक, अगर आप जोड़ेंगे सारे सारे छोटे छोटे इवेंट्स को, तो फिर वो एक सवाल कि मार्केट इतना महंगा था इसलिए मार्केट में सेलिंग थी, उसका जवाब शायद हमें इस तरह से मिल सकता है। गौरांग शाह साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं ये ऐड करना चाहता, आपका प्रश्न था अभिषेक भाई से कि एफआईएस क्या वही क्षेत्र में आएंगे जहां से उन्होंने बिकवाली की है? नहीं, ये सवाल है कि आपके पास भी आता है, और फिरोज अजीज अनिल जी, आप तो क्या आपके पास भी आऊंगा तो आप लोग भी तैयार रहेगा, पहले आप जवाब दे दीजिए गौरांग शाह साहब। मैं ये कहना चाहता था कि गुरु को ना कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता है किसी क्षेत्र से या किसी कंपनी से, लक्ष्मण जी। उनको प्यार मोहब्बत होता है कि भाई उन्होंने पैसे लगाए तो उनको रिटर्न कहाँ से मिलता है, चाहे फिर वो आईटी जहां हो पैसा और लगाया वहां प्यार मोहब्बत होना भी नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब शेयर बाजार में तो होनी ही चाहिए। जीवन में एक बार हमारा ब्याह होता है, एक बार बहुत है। आपको दोबारा इश्क या प्यार मोहब्बत शेयर मार्केट में करने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि उनको सिर्फ एक ही देखना है कि कौन-सा रिटर्न मुझे कहाँ मिलेगा, यही सवाल रहता है उनके पास। वो रिटर्न अगर उनको आईटी में दिखता है तो आईटी में जाएँगे, ऑटो में दिखता है तो ऑटो में जाएँगे, न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में दिखता है वहाँ पर जाएँगे, क्विक कॉमर्स कंपनी में दिखता है तो वहाँ पर जाएँगे, सीमेंट में तो जहाँ पर उनको रिटर्न दिखेगा ना लक्ष्मण जी वहाँ पर जाएँगे। ये एक मापदंड नहीं है कि क्या मैं पिछली बार इस क्षेत्र को बेच करके गया तो मुझे वहां पर नहीं जाना, ऐसा नहीं होता। उनको सिर्फ दिखता है कि मुझे रिटर्न कहाँ मिलेगा, उनको जवाब देना होता है जो लोग उनको पैसे देते हैं निवेश करने के लिए, तो रिटर्न दिखेगा वहां पर लोग निवेश करें। मेरे को यही कहना था बस। फिरोज अजीज साहब आएंगे तो अब आना शुरू कर दिए, इंडिकेशन मिला जैसा कि आपने ही बताया, तो कहाँ जाएंगे? देखिए सर, वो कहाँ जाएँगे, पैसिव वे जो फॉरेनर्स हैं, उनकी जो बर्ताव है, वो बहुत क्लियरली इंडिकेट कर देते हैं। अच्छी बात है, उसकी कॉम्प्यूटेशन कर सकता है इंसान। अब आज आप देख रहे हैं हमारी निफ्टी 10 निफ्टी कंपनीज में से 4 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं, 1 पब्लिक सेक्टर बैंक है, एक एफएमसीजी 2 एफएमसीजी कंपनियां हैं, 1 एनबीएफसी है। सो इफ यू लुक एट ये जो टॉप 10 वेट्स हैं निफ्टी के, वो 64% हुआ करते थे 6-8 महीने पहले, जनवरी के पहले। फिर एफआई की जो आउटफ्लो आई मार्च के बाद, आप विश्वास नहीं करेंगे कि अब ये 54% रह गए हैं। द टॉप 10 वेट्स आर नाउ 54%। सेंसेक्स जिसमें 20 स्टॉक कम है, उसमें टॉप 10 63% है। जनवरी से लेके अब तक सेंसेक्स ने निफ्टी को 1% और अंडर परफॉर्म किया है। ये क्यों है? क्योंकि कंसंट्रेशन लार्ज स्टॉक्स में सेंसेक्स की जाहिर सी बात है ज्यादा होगी, क्योंकि उधर तो 20 स्टॉक कम है। तो लार्ज स्टॉक से बिकवाली हुई है, लार्ज स्टॉक में परचेज होगा इफ पैसिव्स कम बैक। मैं आनंद सर को सुन रहा था जो एक्स एडी थे, आप ही के चैनल सिस्टर चैनल पे, उन्होंने कहा कि 30 to 40% ऑफ एफआईआईज आर पैसिव ओनर्स, और पैसिव की इतनी मासूमियत होती है कि वो फॉर्मूला पहले दे देता है, और उसकी फ्रंट रनिंग करने वाले काफी सारे एल्गोरिदम्स हैं। तो ये पैसा अगर पैसिव से वापस आ रहा है, जो मेरा अनुमान है, ये जो 20,000 और 10,000 करोड़ आया है अगस्त में, 10-12,000 करोड़, लास्ट मंथ में 20,000 करोड़, ये अगस्त की रेवेन्यू की फ्रंट रनिंग है। अगर वो फ्रंट रनिंग है तो लार्ज स्टॉक में वापस आएगा, सेक्टर से उनका कम लेना देना है पैसिव का।
एक्टिव का दे विल, जैसे गौरांग सर ने कहा, एक्टिव वो खरीदेगा जब पैसे बनेंगे, पैसिव वो खरीदेगा जो एक बेचा। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। पैसिव का मतलब आप कह रहे हैं कि जहां से बेच के गए थे वहीं पर आएंगे, और अभी जो पैसा आया है वो दिखा रहा है कि वो पैसिव वाले पैसा लगा रहे हैं, राइट? पैसिव इधर और नहीं है, प्रोपोर्शंस पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसिव Proportion. एक्टिव वाले ने जरा भी नहीं लगाया होगा। ज्यादा हाँ। मात्रा कहां से है, दैट्स द ओनली थिंग यू कैन प्रेडिक्ट, बिकॉज पूरी प्रेडिक्ट। सो पैसिव से ज्यादा आया होगा आउट ऑफ दिस 30,000 crores, दैट्स वन। हाँ, हाँ, यस, हाँ। सेकंड, अनिल जी? तो क्या हाँ, खरीदेंगे वो? सॉरी, अपनी बात पूरी कर, सॉरी, अपनी बात टॉप पूरी 10 करें, हाँ, थोड़ा स्टॉक्स सा। ऑफ निफ्टी जहां से आउटफ्लो सबसे ज्यादा हुआ है। कोरिया की मार्केट जब ऊपर जाती है तो वेट खाती है वो। अब हमारे एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एक, अगर हमारी टॉप प्राइवेट बैंकर्स हैं, बैंक्स हैं, उनकी वेटेज कोरिया, हाई, एसके हाइनेक्स और सैमसंग, उनसे सबकी लड़ाई है। तो बैंकें बेच के उन्होंने एआई की स्टॉक खरीदी हुई है। अब कोरियन मार्केट जरा नीचे है तो वेट्स आर गेटिंग रीएलोकेटेड, होपफुली दे विल गेट रीएलोकेटेड, सो टॉप 10 में आए। रहा सवाल आपका, अनिल, लास्ट टाइम मैंने डॉच कर दिया, वो आंसर कर अच्छा देता वो हूँ। अर्निंग्स का क्या है फंडामेंट, फंडामेंटल हाँ, पे, इनएडवर्टेंटली हाँ। आई डॉच दैट क्वेश्चन। अब तक मैं ऐसा करता हूँ ना, almost- फंडामेंटल पे फिरोज अजीज साहब आता हूँ आगे चल करके, चूंकि उस पर फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा। ये जो आपने मुद्दा छेड़ा है, जो बाकी मेहमानों से बातचीत होगी, अनिल जी से व्यू लेना बाकी रहेगा। अनिल जी? जी ये जो है, जो आप कह रहे थे कि एफआईज कहाँ से आएंगे, देखिए एफआईज में दो तरीके के हैं, शायद वही फिरोज जी भी कह रहे थे, वो एक्टिव और पैसिव। तो जो इंडेक्स रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट आएंगे, वो तो देखिए जो मेजर इन्वेस्टमेंट आएंगे वो जैसे निफ्टी 50 से रिलेटेड है या निफ्टी 200 से रिलेटेड है, तो इस तरीके से वो उनको सेट वहीं जाना है, और एलोकेशन जो है उनका लगभग फिक्स रहता है। इस बार हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि एआई में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, और जो मार्केट है जो कोरिया वाला, वहाँ से भी काफ़ी करेक्शन हुए हैं, तो वो फंड अवेलेबल होंगे जो यहाँ आएंगे। अब रही बात जो एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, वो कहाँ पैसा लगाएंगे, तो वो बात एकदम जो जैसा कि गौरांग जी ने कहा कि भाई जहाँ पैसे बनेंगे वो वहीं लगाएंगे। और इस समय जहाँ तक दिख रहा है कि जहाँ उनको वैल्यूएशन दिखाई देगा, जहाँ उनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखाई देगी, वहाँ जाएंगे। उसमें मुझे जो प्रेफरेंस दिख रहा है लक्ष्मण जी, वो एक तो दिख रहा है सेक्टर वाइज अगर बात करूं तो एक तो ऑटो बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है मुझे, वहाँ ग्रीन शूट्स दिखाई भी दे रहे हैं। इसके अलावा पीएसयू, बैंक्स और कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जो डायरेक्टली एनर्जी से रिलेटेड हैं, वहाँ मुझे लग रहा है कि वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो ब्रॉडर इंडेक्स है उसको छोड़ करके। मैं तो लोगों से पूछा ये सवाल, चूंकि जब हम लोगों को पता चल जाएगा गोरे कहाँ जाने वाले हैं, पहले वहीं घर में पहले हम लोग भी पहुंच जाएंगे, इसीलिए हमारे दर्शक भी पहुंच जाएंगे, इसीलिए मैं सवाल आप लोगों से पूछा। देने लगा और आपने सेक्टर भी बता दिया। ऐसा करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मूल मुद्दा यही कि ये सब आ रहे हैं मार्केट में, थोड़ी सी रौनक की गुंजाइश बन रही है, तो आखिर आंकड़े ही बदले हैं कि फंडामेंटल ही बदल गया है, इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। चर्चा करेंगे शेयर बाजार अब यहाँ से कहाँ जाएगा और आप एक निवेशक होने के नाते क्या करना चाहिए। तो ब्रेक पे जाने से पहले काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई कि एफआईज आने वाले हैं, आएंगे तो कहाँ जाएंगे। अगर आप लोगों ने उस चर्चा को मिस कर दिया है तो दूसरे बार जब एपिसोड रिपीट होगा तब देख लीजिएगा, या फिर सोशल मीडिया पर हमारे वीडियो को देखिएगा। बड़ी दिलचस्प चर्चा रही है सारे मेहमानों के बीच में। लेकिन एक सवाल जो मैं छोड़ के गया था उस पर अभी चर्चा करूँगा, ये कि ये जो लोग आ रहे हैं, चाहे एफआईज आ रहे हैं, डीआईज आने की तैयारी कर रहे हैं, निफ्टी नया हाई बनाएगा, सारे मेहमान इस बात पर सहमत हैं, तो सबने आंकड़े अपने अपने दिए हैं, लेकिन आंकड़ों के अलावा फंडामेंटल क्या बदला है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी चिंता थी कि ईरान यूएस वॉर जो है वो ख़त्म होगा कि नहीं होगा, कभी ख़त्म कभी नहीं होगा, ये चलता ही जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना नहीं खुलना अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कभी क्रूड भाग जाता है, कभी गिर जाता है। यूएस के साथ ट्रेड डील हुई नहीं अभी तक। यूएस टैरिफ ट्रम्प कभी कभी भारत को तो लेकर नहीं, दूसरे देशों को लेकर अभी भी कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो जो पुराने डर थे, जिन डर की वजह से शेयर बाजार में गिरावट या बिकवाली देखने को मिली थी, वो सारे डर अभी भी 100% एलिमिनेट नहीं हुए हैं। फिरोज अजीज साहब, फिर फंडामेंटल क्या बदला? लक्ष्मण सर, जैसे आपने कहा पूरे डर खत्म नहीं हुए, वैसे तो यूक्रेन वॉर भी खत्म नहीं हुई। 2022 में जो यूक्रेन वॉर फरवरी में आई थी, यूक्रेन वॉर से बेसिकली बहुत डायरेक्ट हम लोग को लेना देना नहीं था, क्योंकि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला जो है ना, इसलिए ईरान यूएस वॉर से हम लोग को लेना देना डायरेक्ट पड़ गया। नहीं लक्ष्मण जी, तब भी लेना देना था, मार्केट इससे ज्यादा गिरी थी। हाँ, 18,600-700 की लेवल से 15,300 की निफ्टी गई थी फरवरी, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि दिसंबर 21 में हम लिस्ट हुए थे एज अ कंपनी, फिर शनि चालू हो गई थी मार्केट में।
फरवरी से चालू करके मेरे रिजल्ट के बाद। तो इसीलिए बहुत हम्म। ज़हन में याद है, मार्केट तब 20% गिरी थी, ऑलमोस्ट 18% गिरी थी। इस बार तो मैंने टू कहा कि लेना देना नहीं था, तो आपने बाजार के लिहाज से देखा, मैंने अपने रसोई के लिहाज से देखा, अपनी गाड़ी के पेट्रोल के लिहाज से देखा, अंतर यही करेक्ट, करेक्ट। बिल्कुल, था। बिल्कुल। हमारे हमारे एलपीजी गैस आ रहे थे, क्रूड ऑयल प्राइस में इतना इज़ाफ़ा नहीं था। बट क्या होता है कि मार्केट में देखो कॉमन सेंसिकली क्या होता है, जिसको वॉर से डर लगता है, पहले हफ्ते में थोड़ा बेचता है। फिर जिसने हल्के हाथ होते हैं ना, वो इतना वेट नहीं करते। इसीलिए आप देखेंगे कि जुलाई में, मिड जुलाई में बहुत खबरें खराब होने लग गई। ऑलमोस्ट सुलह होते-होते रह गई, फिर वापस वॉर चालू हुई। फिर मार्केट गिरी क्यों नहीं? हाँ। गिरी इसीलिए नहीं जो हल्के हाथ से निकाल चुके हैं। अब तो दे विल नॉट वेट, वो जो सस्पेंस तक वेट नहीं करते। तो पॉइंट ये है कि न्यूज़ लूज़ेस इट्स इम्पैक्ट एंड चार्म ऑन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट 1। हम्म। पॉइंट 2, जब वॉर की स्थिति आती है, तो आप कोई भी वॉर देख लें, क्रूड ऑयल इतना रेयर कमोडिटी है नहीं। 50 साल का डेटा देखिए, 14 बार 14 बार 1973 फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 50 इयर्स, और लिटिल ओवर 50 इयर्स, 1970 से हमने देखा कितने बार 50-60% से ज्यादा क्रूड ऑयल जंप किया है। और उसके बाद एक साल बाद क्या हुआ था? तो हम्म। 14 में से 12 बार एक साल बाद हम्म। क्रूड ऑयल वापस 30% गिर गया। कैन यू बिलीव इट? हम्म। और 2 ही बार गिरा नहीं। और 2 बार कौन से थे? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद जब 2009 में क्रूड की एक्चुअल डिमांड बढ़ी, तो वापस नहीं गिरा। कोविड के बाद जो एक्चुअल डिमांड रिकवरी हुई, उसके बाद नहीं गिरा। जब भी सप्लाई शॉक रखा लगा है, क्रूड ऑयल वापस गिर गया है। और क्रूड ऑयल देश को हैम्पर एवरेज प्राइस पे करता है। ट्रेडर की तरह ऐसा नहीं है कि देश एक दिन में पूरा क्रूड ऑयल खरीदने वाला है। इस साल की मीन क्रूड ऑयल प्राइस है 90.5। तो क्रूड ऑयल की प्राइस 85 पे आने की उम्मीद है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर मीन। मीडियन कुड बी 8.87, मीन विल बी 85। तो इसीलिए हमारा इंपैक्ट कम है एज अ कंट्री, इसीलिए उसके लिए भी कम हो गया और सप्लाई स्टॉक्स की कम हो गई। बट फंडामेंटली अगर आप देखें तो अर्निंग्स अब तक 38 कंपनीज की निफ्टी की आ चुकी है फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। 38 कंपनीज की जो रिजल्ट्स की ग्रोथ है, 82% की रिजल्ट आ चुकी है। 244 रुपीज की अर्निंग हुई है, 8.9% की अर्निंग्स निफ्टी पे है। आई एम रीडिंग इट आउट फॉर यू। निफ्टी 100 पे 71 कंपनीज रिजल्ट दे चुकी हैं कल तक। 75% वेटेज का रिजल्ट आ चुका है। 5.9% की अर्निंग्स ग्रोथ आई है क्यू ऑन ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर। मिड कैप 150 में 89 स्टॉक्स की रिजल्ट्स आई है। 29.2% की ग्रोथ है फॉर द 89 कंपनीज which are 60% weight. 166 stocks in NSE small cap 250 have declared their results as of yesterday for this quarter, and the earnings growth is 43.4, and in rupee terms it's 126. तो अगर ये ग्रोथ के आंकड़े हैं तो हमारी ईयर की प्रोजेक्शन होती दिख रही है। ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वार्टर पार्शियल रिजल्ट्स, but it's a great start from a fundamental standpoint. And the last point which I want to make, fundamental, 10 साल के रिजल्ट्स देखे हमने, अर्निंग्स ग्रोथ 12.9 है और प्राइस ग्रोथ 9.3 है। मतलब आर निफ्टी हैज अंडर परफॉर्म्ड इट्स करेस्पॉन्डिंग अर्निंग्स बाय ऑल मोर देन 3% कंपाउंडेड। अगर कोई फिर बोलता है कि भाई तुम्हारी मार्केट हाई वैल्यूड है, तो पूछो भाई, प्राइस गया 9% ऊपर, उन 50 कंपनियों की कमाई गई है 13% ऊपर, 1-2 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए। राइट? सो दैट्स व्हाई फंडामेंटली वी आर स्ट्रॉन्गर देन वी वर 2 इयर्स बैक। गौरांग शाह साहब, फंडामेंटल काफ़ी मजबूत है, उसके कई सारे इन्होंने आंकड़े बता दिए हैं और बखूबी बयां किया। रिजल्ट की बात कही, इससे पहले कि बुरी खबरें का असर बहुत दिनों तक रहेगा नहीं, भले ही पूरी तरह से बुरी खबरें नहीं गई हों, लेकिन अब उसको मार्केट बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने को तैयार नहीं है। तो ये माना जाए कि अब अच्छी खबरें ही हैं, और फंडामेंटल में जो रिजल्ट का जिक्र किया इन्होंने, इसके अलावा भी कुछ आपको फंडामेंटल में चेंज दिख रहा है? देखिए लक्ष्मण जी, अगर हम बुनियादी स्तर पर मजबूत नहीं होते तो 24,500 पर नहीं खड़े होते निफ्टी। हम शायद 20,000 या 18,000 पर होते। इतनी बिकवाली के बावजूद, जो हम बात चर्चा कर रहे थे पहले आधे हिस्से में। दूसरी बात, आपने एक बात रखी सामने लक्ष्मण जी, कि हमारी अभी तक अमेरिका से ट्रेड डील नहीं हुई है। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने अमेरिका को छोड़ करके काफी सारे देशों के साथ एफटीए साइन करे हैं। और ये 34 जो देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के सभी देशों को मिला दिया जाए तो। तो हम ये मान के क्यों चलते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका ही एक ऐसा देश है। बाकी देश हैं जिसके साथ हमने साझा करार किया है, एफटीए साइन किए, और यूके के साथ तो
ऐतिहासिक समय में और ऐतिहासिक स्तर पर हमने वो लागू भी कर दिया है। तो एक अब फिल्म का देखिए एक डायलॉग था गौरांग शाह साहब कि पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। तो वही डायलॉग मैं अमेरिका का साथ आपको देना चाहूंगा। अमेरिका सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, इसको स्वीकार करिए, अगले 10 साल तक रहेगा अभी। परमात्मा तो नहीं है ना, तो ठीक है वो नहीं, है। वो मैं तो भी नहीं। नहीं कहता कि अमेरिका कुछ नहीं है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं कि हमने अमेरिका को छोड़ करके 34 देशों के साथ हमने करार किया है, और ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज है। आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से बिल्कुल। हमें अवसर मिलेगा और जिस प्रकार से सरकार की मंशा है, भारत जो आयात करता था वो निर्यात करेगा। फ्रॉम नेट नेट इंपोर्टर वी आर एक्सपोर्ट्स। डिफेंस किसने सोचा था लक्ष्मण जी कि हम डिफेंस में इतना, FY 21 में 85,000 करोड़ का उत्पादन था डिफेंस में, जो इस साल में 1,90,000 करोड़ हुआ है, और 2030 तक ये मेरे ख्याल से 3 लाख करोड़ के पार चला जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात रखना चाहूंगा कि जो नतीजे हम ये बात करें ना पहली तिमाही के, और फिरोज भाई ने भी काफी आंकड़े सामने रखे, तो ये जो युद्ध की शुरुआत हुई 28 फरवरी 2026 को, तो जो पूरा इम्पैक्ट आना था इस युद्ध को लेकर के नकारात्मक परिस्थिति का, वो हम सब अनुमान यही लगा रहे थे कि पहले तिमाही में इसका आपको बहुत ही नकारात्मक असर। लेकिन जो जो भी नतीजे अब तक आए हैं और जो आंकड़े फिरोज भाई ने सामने रखे, मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल सराहना करना चाहूंगा हमारे भारतीय कंपनियों की। जिस प्रकार, हाँ, कुछ जगहों पर निराशा हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन काफी सारी कंपनियों ने, चाहे वो छोटी हो, मझौली हो या दिग्गज हो, काफी सारी कंपनियों ने जो अनुमान थे उससे बेहतर आंकड़े लेकर के आए, और यहाँ से सुधार होने की अब उम्मीद लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके कारण मेरे ख्याल से एक और एक फंडामेंटल पॉइंट जो आप बात कर रहे थे, तो आई थिंक अर्निंग्स अभी यहाँ से और इंप्रूव होंगे। एक बात है, स्टॉक मार्केट इज ड्रिवन बाय अर्निंग्स, आंकड़ों पर चलता है। कॉर्पोरेट जगत के आंकड़े क्या आते हैं, अगर कॉर्पोरेट जगत के आंकड़े नहीं आएंगे तो बाजार यहाँ से नहीं जाएगा ऊपर, उठला यहाँ रहेगा या फिर नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट्स विल ऑलवेज ट्रैक द अर्निंग्स एंड गो बिहाइंड अर्निंग्स। बिल्कुल। दरअसल अभिषेक अग्रवाल साहब, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। अर्निंग्स की बात की अभी गौरांग शाह साहब ने, फिरोज अजीज साहब ने भी, तो इस अर्निंग से क्या इंडिकेशन लिया जाए, किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा आपका भरोसा बन रहा है? देखिए, ऑटो सेक्टर और फाइनेंशियल्स, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स, ये जो दो सेक्टर है, इसमें तो क्लियर कट जो अभी तक नंबर्स देखने को मिले वो बहुत ही बेहतरीन है। और दूसरी बात है कि फेस्टिव सीजन अब शुरू होने वाला है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर जो भी अपने देश का जो होता है, वहाँ पे कंटिन्यूसली फेस्टिवल आते हैं, और नॉर्मली डिमांड लेड की वजह से जो है ग्रोथ आती है। जो मुझे लग रहा है कि ये एक सस्टेनेबिलिटी है, बिकॉज जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये सोचकर कि इतनी सारी ग्लोबल उथल पुथल हो गई है, तो किस तरह से हमारे यहाँ पे कंपनीज परफॉर्म करेगी, तो कम से कम अब तो वो चीज सीन हो गई है कि हाँ, अब आपको पता है ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी है, हम कितना सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं और कितना क्रूड लेट या करेंसी लेट वॉलेटिलिटी हमारे को हैम्पर कर सकती है। तो जैसे डिवाइडेड है, आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा हार्मफुल उन्हें इम्पैक्ट हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एआई का इंटरप्शन हुआ, डिस्ट्रप्शन हुआ, फिर हम रूपी के हिसाब से भी देख रहे हैं कि अब तो इस तरह से कुछ बटा हुआ है। दूसरा एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि हम फंडामेंटली ये पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि जी जी। क्या बदल गया है या क्या सस्टेन करेगा जिसकी वजह से मार्केट आगे बढ़ेगा। और मैंने भी शायद इससे पहले जो कुछ देर पहले कहा था कि रिलेटिव परफॉर्मेंस भी कोई चीज होती है जो हमें समझनी पड़ती है। मतलब हमसे अगर कोई बेहतर कंटिन्यूस करता चला गया तो हम भी कभी कैचअप करेंगे। नाउ हम्म, संदर्भ क्या है? निकाई 225 जापान का जो इंडाइस है, लास्ट एक साल में उसके इंडाइस का रिटर्न है 50%, पॉजिटिव 50% का रिटर्न दिया है उस इंडाइस ने। अमेरिका और यूके, दो बड़े इंडाइसेस के रिटर्न है 20%, 20% पॉजिटिव रिटर्न। निफ्टी -5%। हम्म, और अगर हम एआई लेड डिस्कशन कर रहे थे, जो कि कई बार कर चुके हैं, और अगर उसको रिप्रेजेंट करें किसी कंट्री को या किसी इंडेक्स को, तो कॉस्पी ले लेते हैं, साउथ कोरिया, कोरियन वाले जगह पे उनका तो एक साल का रिटर्न 100% है इंडेक्स लेवल पे। तो अगर मैं इस तरह से देखूं तो हमने इतना बुरा भी नहीं किया है कि अ, हम -5% पे रहेंगे। और ये एक क्लियर डिस्टिंक्शन है कि जो वॉलेटिलिटी हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी समय से कंसर्न चाह रही थी, जो कि क्रूड, रूपी, एफआई की सेलिंग, ये तीन सबसे बड़े फैक्टर थे जिसके वजह से मार्केट रुका हुआ था। मुझे लग रहा है कि इसकी जो अति होनी थी वो हो चुकी है। और वही इस पैनल में जितने भी हम सब हैं, वो अपने अपने डेटा पॉइंट को लेके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस अति के बाद अब जो आगे का सवेरा है उसकी अपसाइड कितनी बड़ी है। वो अगर हम रिलेटिव परफॉर्मेंस से समझें
तो आपको दिख जाएगा कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। बिल्कुल। आपने ऑटो सेक्टर बताया और एक दूसरा सेक्टर कौन सा बताया था आपने शुरू में? फाइनेंशियल प्राइवेट बैंक्स। फाइनेंशियल प्राइवेट बैंक। अनिल जी, ऑटो सेक्टर और फाइनेंशियल प्राइवेट बैंक, मैं बैंकिंग में थोड़ा सा आपसे पूछूंगा, ये प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक, इस पे मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि प्राइवेट बैंक में खासतौर एचडीएफसी को लेकर के लोग इतने निराश हैं कि प्राइवेट बैंक से थोड़ा सा बचना चाहते हैं। पीएसयू बैंक में अभी एसबीआई के नतीजे हैं और जिस तरीके से पीएसयू बैंक का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, एनपीए कम हो रहा है, बाकी उनके फंडामेंटल मजबूत हो रहे हैं, तो पीएसयू बैंक को लोगों का आकर्षण ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस हाँ, जैसा मैं बाजार को देख पा रहा हूं तो जो निवेशक है उसकी जो प्रेफरेंस है वो पीएसयू बैंक ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक तो वहाँ वैल्यूएशन अच्छा है, उनकी क्वालिटी ऑफ जो अर्निंग है वो, हाँ एकदम, तो मैं जो है पीएसयू बैंक्स में ज़्यादा साफ साफ दिख रहा है क्योंकि उनकी देखिए एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हो रही है, वैल्यूएशन अभी भी कहीं कहीं तो उनकी अर्निंग कैपेसिटी या उनकी क्वालिटी के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है। प्राइवेट बैंक्स बहुत ओवर वैल्यूड हो चुके हैं और ऑलरेडी उसमें ओवर ओनरशिप भी है, जबकि मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पीएसयू बैंक्स है वो अंडर ओन्ड हैं, तो यहाँ पर बहुत बड़ा एक स्कोप मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब एक चीज़ जो लक्ष्मण जी कहूँगा बहुत कम समय लेते हुए, कि जो आप पूछ रहे थे कि फंडामेंटली क्या बदला है, मैं इसका एक अपनी तरफ से एक सहयोग देना चाहूँगा। वो ये है कि जो मैं देख पा रहा हूँ, मैं टेक्निकल बात नहीं कहूँगा, देखिए हमारे देश में पहले हम जो एक सर्विस ओरिएंटेड इकोनॉमी थे, वहाँ से अब हम मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकोनॉमी एक तो बनते चले जा रहे हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ा परिवर्तन दिख रहा है वो ये दिख रहा है मुझे कि चूंकि पूरे वर्ल्ड में हमारे पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है और वो कंज्यूमिंग पॉपुलेशन है, तो कंजम्पशन हमारे इंटरनल बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। इसको बढ़ावा कहाँ से मिला? इसको बढ़ावा मिला है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुए हैं उसकी वजह से, जो है एक्सेस हो गई सामानों की बहुत अच्छी हो गई है। क्विक कॉमर्स ने चीज़ों को कोने कोने तक पहुंचा दिया है और यही वजह है कि आप देखें कि इन सारी सैंक्शंस के बावजूद, इन सारे लिमिटेशन, सारी वॉर्स के बावजूद आप देखें कि जो कंजम्पशन रिलेटेड जो कंपनियां हैं उनके रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। और मैं फार्मूला देना चाहूँगा, अगर आप कहें कि निवेश कहाँ करना चाहिए, तो जो हमारा इतना बड़ा यूथ है जो कंजम्पशन के लिए रेडी है, ये देखिए कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। इसको गाड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी, इसको इलेक्ट्रॉनिक सामान की ज़रूरत पड़ेगी, इसको घर में डोमेस्टिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें इसकी पसंद है। तो ये सारी चीज़ों में इसकी डिमांड बहुत तेज़ी से आप देखेंगे कि बढ़ती चली जाएगी और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इसको भाग करके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में वो जो है पीएलआई वगैरह या इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि वो हमारे ही देश में बना हुआ चीज़ कंज्यूम हो। जेनजी के पसंद को आपने पकड़ लिया। कल मैं सुन रहा था मोहन भागवत जी जेनजी से बात कर रहे थे, तो मोहन भागवत जी ने एक बड़ा अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि मुझे किसी पर अगर भरोसा करना हो तो सबसे ज़्यादा भरोसा मैं जेनजी पर करूँगा। और जेनजी पे तो नहीं, आप लोग जेनजी वाले सेक्टर पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। एक सवाल फिरोज अजीज साहब, चूंकि समय कम है, आप चूंकि बहुत दिनों बाद हमारे शो में आए हैं, बाकी मेहमानों के साथ हमने आईटी पे कई बार व्यूज़ लिया हुआ है, आपका व्यूज़ आईटी पे जानना चाहूँगा मैं। लक्ष्मण सर, माना कि आपके शो में काफी देर बाद आया हूँ, बट आईटी की जून में मैंने कॉल दी थी कि आईटी में जो फ्रॉथी ओनरशिप थी वो हट गई थी। एआई इज ओवरडन, आईटी हैज डन वेल। आई थिंक आईटी ऑफ कोर्स 12-13% आउट परफॉर्म कर चुका है निफ्टी से इन द लास्ट मंथ। निफ्टी आईटी में टोटल 10 स्टॉक है, उसका निफ्टी वेटेज है 7.4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनएससी 500 वेट है 5%। उसके रिजल्ट्स 8 आ चुके हैं, 14.3% की ग्रोथ आई है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस ग्रोथ। आई पर्सनली थिंक आईटी अगर निफ्टी से रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 से 4% निफ्टी आईटी कैन बीट निफ्टी ओवर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स कंपाउंडेड। तो ये आईटी में थोड़ा सा स्पेसिफिक जाऊं, लार्ज कैप मिड कैप? सर आई वुड से लार्ज कैप आईटी इज ओवरबीटन। उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी इट स्टिल रिमेन लो बीटा। काफी आईटी की जो छोटी कंपनियां हैं वो अपने आईटी की यूएस की आईटी की बीटा को ऑब्जॉर्व कर रही हैं, विच इज वेरी डेंजरस। फॉर एग्जांपल डेल को आप देखें, इतना पुराना स्टॉक है, बट मेरे कोई क्लाइंट बहुत सीनियर थे, वहां चला रहे थे वो कंपनी एज अ सीईओ। तो $130 का भाव था, वो 450 हुआ है एक साल में और हर दिन 7-8% की मूवमेंट्स आती है। IT is no more a low beta sector. It is deriving sometimes its betas from the US market. So आपको थोड़ा cautious रहना है. That's why large cap. But एक point जरूर कहूंगा, एक खुशखबरी देना चाहूंगा. Of course not on IT. 50 कंपनियां जो निफ्टी की है ना, लक्ष्मण सर, 2017 में लाखों करोड़ में कितना कमाई थी? 2,99,000 कमाई थी। 2,99,000 करोड़।
आज लास्ट ईयर कितना कमाई है? 9,23,000 करोड़। वही 50 कंपनियां 9,23,000 करोड़ कमाई है 9 साल पहले। 3 लाख करोड़ कमाई है, तो 6,23,000 करोड़ का इजाफा हुआ है रुपीज करोड़ में। ये लोग इसको बात ही नहीं करते। हम परसेंटेजों में के जंजाल में फंस जाते हैं कि 7% ग्रोथ, 8% ग्रोथ। Our earnings have gone up from 3 lakhs to 9,23,000 crores for the same Nifty 50. 3 टाइम से ज्यादा। चलिए, आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ा अच्छा आप लोगों ने एक व्यू दिया कि अब बाजार में बहुत घबराने की जरूरत नहीं, जितनी भी चिंताएं थी वो सारी चिंताएं यहाँ पे दूर हो चुकी हैं। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एसीएनबी आवाज। नमस्कार।